अच्छा, जब मैं सुनता हूँ फांसीवाद के बारे में भारत में बात होता है, मैं सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि फांसीवाद हाशिए पे जो लोग हैं उनके ऊपर प्रहार करता है। दलितों पे, महिलाओं पे, अल्पसंख्यकों पे, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ पे, आदिवासियों पे। तो इस ढंग से हम फांसीवाद को समझना चाहते हैं और हिंदुत्व की तरफ इंगित करके हम समझना चाहते हैं। एक चीज़ जो है कि अगर हम देखें कि आज पूंजीवाद में, चूँकि हम पूंजीवादी व्यवस्था के में रह रहे हैं और आप हिंदुत्व हो, फांसीवाद हो, हाशिए पे जो लोग हैं उनका बारे में आप समझ रहे हैं, तो ये पूरा पूंजीवाद के अंदर ही चल रहा है। तो इसमें ये एक हमें ध्यान में देना चाहिए कि जो हाशिए जो बोलते हैं ना, हाशिए बोल के ही कुछ नहीं रहने वाला है। हाशिए पे जो लोग हैं, जिस ढंग से आप बात करते हैं फांसीवाद का, हाशिए करके ही कुछ नहीं होगा। मार्जिन बोलते हैं ना, मार्जिन में कोई नहीं होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप जैसे देखिए, ये जो डावोस में ना हर साल ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बैठता है, वहाँ के जो लोग हैं डावोस में जो बैठते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं। आपका अंबानी अदानी को लेके आप लोग काफ़ी सारे यहाँ अल्लाह चिल्ला करते रहते हैं, वो भी जाते हैं वहाँ, वहीं से सीख के आते हैं। वो उनका जहाँ ट्रेनिंग होता है, उनका जहाँ एनुअल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसा समझ लीजिए, पूरा विश्व के जितने भी पूंजीपति वर्ग है उसका कोचिंग इंस्टीट्यूट है। वहाँ से वो नए आइडियाज़ लेके आते हैं, वही फिर साल भर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वहाँ पे जो चर्चा चल रहा है उसको आप थोड़ा सुन लीजिए। एक आदमी है, युवाल नोआ हरारी। आपने युवाल नोआ हरारी का तो नाम सुना है। उनका बहुत किताब बिक रहा है, सेपियंस बोल के, हिंदी में, तमाम बाकी लैंग्वेजेस में भी वो ट्रांसलेटेड हुआ है। और फिर होमो डियस करके भी है ना। तो उनका तो हर जगह मिलता है, दुकानों में भी मिल रहा है, फुटपाथ में भी मिल रहा है, अमेज़न में भी मिल रहा है। ये जो युवाल नोआ हरारी करके जो इंसान है, ये इसका मेन एडवाइज़र है आज के तारीख में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस का। वहीं से सब पूंजीपति वर्ग वहीं से उन्हीं से सीखता है, और जो आने वाले अग्रिम पंक्ति का जो पूंजी जो है वो भी इसी से ही, इसी का आइडियाज़ पे ही चलता है। तो क्या कह रहा है वो आप थोड़ा सुन लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये जो हाशिए पे लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये नहीं कि हाशिए पे लोग ही नहीं रहेंगे, सब मुसलमान, दलित, सबको ख़त्म कर देंगे, उस सेंस में नहीं है ये बात, है ना। तो थोड़ा ध्यान दे के सुनिए। मतलब हाशिए का जो कैटेगरी है, जो आप हाशिए बोल के परिभाषित करते हैं, वो परिभाषा करना अब मुश्किल हो गया, उस सेंस में है। तो ये कहते हैं कि भाई दुनिया में वर्ग ही नहीं रहेगा, सामाजिक वर्ग ही नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा? जैसे हम बोलते हैं ना, पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग, अमीर, गरीब, ये जो असमता है ना, उसी का एक सामाजिक बंधन है ना, उसी को हम लोग पूंजीवाद या जो भी कहते हैं। या जो पूंजीवाद को नहीं मानते हैं वो भी ये मानते हैं कि भाई अमीर है, गरीब है, और ब्राह्मण है, और दलित है, तो फिर माइनॉरिटीज़ है, तो फिर जो डोमिनेंट कास्ट है ना, ये सब है। अब हरारी बोल रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं रहेगा। सुनिए, वो जैसे उनका किताब में वो कहते हैं कि होमोसेपियंस, यानी कि हम इंसान लोग, होमोसेपियंस विल स्प्लिट इनटू डिफरेंट बायोलॉजिकल कास्ट्स बिकॉज दे रियली विल हैव डिफरेंट बॉडीज एंड डिफरेंट एबिलिटीज। यानी कि बायोलॉजिकल कास्ट तय करेगा कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है। आप इसका उदाहरण लीजिए, ये तो हरारी कह रहे हैं, हरारी साहब का ये कहना है, और वो कह रहे हैं कि द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ द 21st सेंचुरी विल बी बॉडीज, ब्रेन्स एंड माइंड्स, एंड द गैप बिटवीन दोज हु नो हाउ टू इंजीनियर बॉडीज एंड ब्रेन्स एंड दोज हु डू नॉट। देखिए, दोज हु नो हाउ टू इंजीनियर बॉडीज एंड ब्रेन्स, यानी कि आपका शरीर और आपका ब्रेन है ना, ये आपका बॉडी और ब्रेन जो है, ये ऐसा
कैपेसिटी होगा इसका कि आप ऊपर के कास्ट में चले गए, आप ऊपर में चले, आप रूलिंग क्लास में चले गए, और जो अपना बॉडीज को इंजीनियर कर पा रहे हैं, ब्रेन्स को इंजीनियर कर पा रहे हैं, और जो नहीं कर पाते हैं, है ना, तो ये बहुत बड़ा गैप बनने वाला है। तो ये नहीं कि जो मजदूर वर्ग जिसके पास कुछ नहीं है वो जाके वो बड़ा पूंजी उसका शोषण करता है ना, तो इसलिए वो गरीब है, ये वाला नहीं है। चूंकि जो कह रहे हैं ये, देखिए समझिए इसको, एक और चीज़ ध्यान में लाइए। दूसरे जगह में उन्होंने बोला है कि जो मजदूर वर्ग जो है, वर्कर्स जो हम काम करते हैं कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, जो भी है ना, जिससे दो वर्ग बन रहा था, और जो बोल रहे हैं कि ये अब वर्ग ही नहीं रहेगा, सिर्फ बायोलॉजिकल कास्ट रहेगा, है ना, जो बोल रहे हैं ये वर्ग क्यों नहीं रहेगा, ये क्यों ख़त्म हो जाएगा? हाशिए करके जो परिभाषित कर सकते हैं कि ये हाशिए के लोग हैं, ये हाशिए जो हाशिए का जो आइडिया है, हाशिए आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं फलना दलितों पे, महिलाओं पे, अल्पसंख्यकों पे, यही नहीं रहेगा। जो शोषित है, जो नीचे है, या उसका परिभाषा बदल जाएगा, है ना। वो इसलिए कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि क्योंकि ये सब यूजलेस बन गए अभी, तो उन्होंने यूज़ किया है कि देयर इज़ अ ग्लोबल यूजलेस क्लास। ये सब ग्लोबल यूजलेस क्लास बन गए, यानी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए वो कहना ये चाह रहे हैं कि या ये समझ रहे हैं वो, या ये हो रहा है दुनिया में, घटित हो रहा है आज के अर्थव्यवस्था में, आज का प्रोडक्शन सिस्टम में, कंजम्पशन पैटर्न्स में, कि एक ग्लोबल यूजलेस क्लास बन रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सोचे, मजदूर ले लीजिए, है ना, मजदूर इसलिए ले रहे हैं चूँकि अभी भी मजदूर के बिना काम नहीं होता है, कोई ना कोई सेंस में, इवन एज यूजलेस क्लास मजदूर तो रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि अब मजदूर का उस सेंस में जैसे पहले होता था ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि जो मजदूर है वो जो प्रोडक्शन सिस्टम का बहुत ही न्यूनतम ज़रूरत है अभी मजदूर का। वो सिर्फ आके बटन दबाना, स्विच दबाना, उसका कोई घना हुनर जो बोलते हैं ना, स्किल्स, उसका ज़रूरत नहीं है। वो सब मशीन में तब्दील हो गया है। मशीन या आप एआई कह लीजिए, है ना, वो सब में इस ढंग से तब्दील हो गया है कि ये जो हाशिए पे जो लोग हैं या मजदूर वर्ग कहिए, इनका ज़रूरत ही नहीं है। ये तो अभी जो पूरा प्रोडक्शन सिस्टम है, ये जो प्रोडक्शन अपैरेटस है, जिसके ऊपर जो ऊपर के लोगों का नियंत्रण रहता है ना, ये प्रोडक्शन सिस्टम के ये एक्सटर्नल पार्ट है। ये पहले क्या होता था, इंटरनल था कि हम आपको शोषण करना चाहते हैं, हम आपको कोट अनकोट नौकरी बोलते हैं ना, नौकरी देना चाहते हैं। तो अभी क्या है कि हम आपको शोषण ही नहीं करना चाहते, आपका ज़रूरत ही नहीं है। मुझे इतना न्यूनतम ज़रूरी है आपका कि आप बस आके जो काम करेंगे, आपको अगर हम 2 महीने में हटा भी दें तो दूसरा बंदा जो आएगा ना काम करने के लिए, वो भी उतना ही स्पीड से कर लेगा जो आप कर रहे थे। यानी कि कोई वर्कर उसको नौकरी में लगाने के बाद उसको कुछ दिन उसको वो एक्सपर्ट बनता था उस काम में, स्किल उस ढंग का चाहिए होता था प्रोडक्शन प्रोसेस में। आज तो जैसे हमारे कई सारे मजदूर साथी लोग बताते हैं कि फैक्ट्री में उनको ये फील नहीं होता है कि फैक्ट्री को मेरा ज़रूरी है।
उनको पता है कि बस वो स्विच दबाना है, रोबोट ही सब काम कर रहा है ना, थोड़ा थोड़ा यहाँ रख देना है, फिर रोबोट उसको उठा के करता है। तो वो जो काम वहाँ सोचिए 10 साल से ये काम कर रहा है कोई मज़दूर, उसको सोचिए हटा के कोई दूसरा नया बंदे को लेके आएगा ना, वो बंदा बस 2 दिन में वो काम सीख जाएगा। यानी कि मज़दूर को तुरंत वो हटा सकता है। कोई भी इंडिस्पेंसेबल बोलते हैं ना अंग्रेजी में, जिसको अगर हटाता है तो कंपनी को बहुत बड़ा घाटा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ही डिस्पेंसेबल हो, आपका उस ढंग से यहाँ ज़रूरत नहीं है। आपका ये काम कोई भी कर सकता है, कोई स्किल नहीं चाहिए, क्योंकि स्किल क्या है, सब मशीन में निहित हो गया है। स्किल और जो ज्ञान जो है, जो नॉलेज है, जो एक बहुत ही निपुण, जो एक मिस्त्री को जो एक ज्ञान होता है ना कि ये ऐसा करना है, इस ढंग से करना है, और वो 10 साल से कर रहा है, 20 साल से वो काम कर रहा है, बल्कि कई बार तो ये भी होता था कि भाई उसने अपने बाप से सीखा है। तो वो किसी उसको आप हटा के किसी और को फटाक से नहीं ला सकते, आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आज के तारीख में कोई सिस्टम कोलैप्स नहीं होने वाला है, चूँकि ये जो 20 साल से जो इनका जो काम करने का जो ज्ञान है इनके पास, या जो इनके पिताजी से भी लिया होगा, दादा परदादा से लिया है, वो सब अब मशीन में निहित है। तो आप ग्लोबल यूजलेस क्लास बन गए हो, आपको हम शोषित भी नहीं करना चाहते। राइट टू गेट एक्सप्लॉइटेड के लिए अब आपको फाइट करना पड़ेगा, है ना। आप राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन नहीं, राइट टू गेट एक्सप्लॉइटेड ही आपका नहीं छीना जा रहा है, ये हालत है। तो इसलिए ये कह रहे हैं हरारी साहब कि अब तो ये ग्लोबल यूजलेस क्लास है। तो फिर ये जो वर्ग बनेंगे समाज में, वर्ग, निचला वर्ग तब बनेगा ना जब उसका शोषण हुआ हो, जब उसके ऊपर दमन इस टाइप का होना चाहिए कि जो दमन अगर जो सिस्टम में बैठे हुए लोग या सिस्टम न करे आपके ऊपर, है ना, तो सिस्टम ही कोलैप्स कर जाए, ऐसा वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर दमन जो है ना वो बस एंटरटेनमेंट के लिए करेंगे, मतलब आप ज़रूरत नहीं है, आपको दमन भी क्यों करें। दमन के लिए भी तो देखिए बहुत खर्चा, संसाधन, पैसा चाहिए होता है दमन करने के लिए भी, है ना। आज इजराइल गाज़ा पे जो कर रहा है, बहुत उसका भी खर्च हो रहा है, तो आपका ज़रूरत ही नहीं है, तो आपके ऊपर दमन क्यों करें, ये कह रहे हैं हरारी। तो फिर आप बिल्कुल ही यूजलेस बन गए। इसका अच्छा उदाहरण है, एक फिल्म बना है हंगर गेम्स। हंगर गेम्स में जो कैपिटल बोल के रहते हैं, जो सेंटर में जो रहते हैं, जो वहाँ का जो सत्ताधारी, जो रूलिंग क्लास जो है ना, अब आपको हरारी का शायद लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा, रूलिंग क्लास नहीं, रूलिंग कास्ट, है ना। ये जो रूलिंग कास्ट, चूँकि इनके पास सुपीरियर ब्रेन्स है, सुपीरियर बॉडीज़ है, यानी कि सुपीरियर नेटवर्क्स है इनका, है ना, इस पर भी हम लोग आएंगे। तो उसमें हंगर गेम्स में क्या है कि जो दमन जो है ना, जो ये है, वो डिस्ट्रिक्ट में जो रहते हैं लोग, डिस्ट्रिक्ट करके कहते हैं उसमें, है ना, डिस्ट्रिक्ट 1, 2, 3 ऐसा, डिस्ट्रिक्ट 12 तक ऐसा है। तो वहाँ के लोगों को वो लोग हंगर गेम्स मतलब एक गेम कराते हैं, और दमन उसमें एक एंटरटेनमेंट जैसा है। इनको आपस में लड़वाते हैं, है ना, जो डिस्ट्रिक्ट के लोगों को हंगर गेम्स फिल्म में आपस में लड़ा के, ये एक पूरा एक टीवी शो जैसा चलता है, एंटरटेनमेंट टीवी, और सब लोग मज़े लेते हैं कि कौन किसको मार रहा है। ये जो दमन और शोषण महज एक एंटरटेनमेंट बन गया, या एंटरटेनमेंट बना हुआ है, यानी कि आपका दमन और शोषण भी जो सत्ता में जो लोग हैं, या जिसको सत्ता कहते हैं, सत्ताधारी जिसको कहते हैं लोग, है ना, उनको आपको मतलब वो दमन भी नहीं करना चाहता है, शोषण भी नहीं करना चाहता है, या करते हैं तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये हरारी कह रहे हैं। तो फिर हाशिए पे जो लोग हैं उनके ऊपर उस ढंग से प्रहार करना, जैसे हमारे गौरक्षक करते हैं मुसलमानों पे, दलितों पे एट्रोसिटीज़ करते हैं, ये तो आज का भारत का हकीकत है ना। ये तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके हमें ये भी समझना पड़ेगा कि दुनिया में
आज पूंजी जिस तरफ जा रहा है, जिस तरफ अग्रसर है, और जो ये जो विश्व जो पूंजीपति जो वर्ग का जो एक इनका जो थिंकिंग है, या ये देख रहे हैं कि इनके पास जो टेक्नोलॉजी है, इनके पास जो 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 पूंजी को पूंजी पूंजी का आज का जो इसका जो आंतरिक जो इसका चरित्र बना है ना, उसके साथ ही वो चल रहे हैं। और जो बना है हकीकत में जो हो रहा है, जैसे देखिए मैं उदाहरण देता हूँ मतलब उसको उस जो जो पूंजी आज बना हुआ है, उसी को वो उसका अभिव्यक्ति है हरारी, है ना। जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए। जैसे आज कोई अगर उबर ओला का वर्कर है, टैक्सी ड्राइवर है, उबर ओला, या जो इवन जो वर्कर जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मारुति कंपनी में काम कर रहा है, होंडा में काम कर रहा है, जिसको लगता है कि हमें कभी भी निकाल सकता है, और वर्कर वो 10 साल से काम कर रहा है, वो सिर्फ लीगली टेम्पोरेरी नहीं है, उसको लगता भी है कि मुझे परमानेंट क्यों देगा कंपनी, क्योंकि उसको भी पता है कि कंपनी कोई भी नया लड़का लाके वही काम उसी स्पीड में कर सकता है जो मैं 10 साल तथाकथित तौर पे सीख के काम में हाथ बैठ गया है, एक्सपर्ट हो गया है, जो मैं कर रहा हूँ वो तो नया बंदा भी कर रहा है ना। तो परमानेंट का औचित्य नहीं है। मतलब आपको परमानेंट आप मांगेंगे, लेकिन आपको भी पता है कि सिस्टम ऐसा चेंज हो गया है कि सिस्टम ही आपको उस ढंग से शोषण नहीं करना चाहता है। मतलब आपसे भी वो निम्नतम काम ले रहा है। आपका भी पूरा ब्रेन एक्सरसाइज नहीं हो रहा है वहाँ पे। आपका भी पूरा जो ज्ञान है उसका उसको ज़रूरत नहीं है, कि चूंकि वो ज्ञान तो अगर चूंकि उसका मशीन में ही निहित है, जो कार्ल मार्क्स कहते थे ना, जनरल इंटेलेक्ट, तो आपका भी न्यूनतम इस्तेमाल हो रहा है वहाँ, है ना। चूंकि अब सामाजिक वर्ग नहीं रहेगा, अभी बायोलॉजिकल कास्ट रहेगा, यानी कि जो एक जो नए जो जनरल इंटेलेक्ट जो मार्क्स कहते हैं, वो सिस्टम आ गया है। तो मैं कह रहा था कि उबर ओला का बंदा जो काम कर रहा है, या जोमेटो में, या ये जो हमारे जो मजदूर साथी जो इवन फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट्स में, आज के तारीख में मारुति हो, होंडा हो, या कोई भी बाकी प्लांट्स हो, तो उसको ये लगेगा कि मैं इसलिए नीचे तबके में हूँ क्योंकि मेरे पास वो जो मशीन में जो निहित ज्ञान है वो मेरे पास नहीं है। उबर ओला का जो टैक्सी ड्राइवर है वो सोच ही सकता है कि भाई मेरे पास, उबर के पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। उबर के पास ये नेटवर्क है कि कौन कौन कस्टमर को किस वक्त टैक्सी का ज़रूरत है, वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो इन्फॉर्मेशन उबर के पास है। उबर के पास क्या है? इन्फॉर्मेशन है। ओला के पास क्या है? इन्फॉर्मेशन, और स्पेसिफिक किस व्यक्ति को दिल्ली के किस एरिया में किस टाइम टैक्सी का ज़रूरत है, कौन सा घर में, कौन सा गली में, कौन सा मोहल्ले में, वो इन्फॉर्मेशन है उसके पास। वो इन्फॉर्मेशन वो बांट रहा है ना, यानी कि वो पूरा नेटवर्क है उसके पास। और वो नेटवर्क और वो जो इन्फॉर्मेशन है उसके पास, या कह लीजिए इन्फॉर्मेशन का नेटवर्क, वो लेके बैठा है ना वो। तो ओला उबर का मजदूर, जाहिर से बात है, शायद हरारी जो कह रहा है ना, सामाजिक वर्ग नहीं, बायोलॉजिकल कास्ट। उबर ओला का टैक्सी ड्राइवर भी कुछ उसी ढंग से सोचेगा कि मेरा पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, ये सब तो ब्रेन का चीज़ है ना।
है ना। कई लोग कहते भी हैं एलन मस्क वगैरह कि भाई जो हमारे ब्रेन के बीच से जो आता है वो न्यूरॉन नेटवर्क्स, और वो न्यूरॉन नेटवर्क अगर हम पूरा वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट या डिजिटल जितना भी आपने एक्यूमुलेट किया है नॉलेज, उसके साथ अगर हम कनेक्ट कर दे तो हम बहुत पावरफुल बन जाएंगे। हम सुपरमैन बन जाएंगे, हम स्पाइडरमैन बन जाएंगे, हम एक जो उसका जो दूसरा किताब है होमो डियस बन जाएंगे। होमो डियस मतलब हम भगवान बन जाएंगे, हम सुपरमैन बन जाएंगे। तो सेपियंस लिखा उसने एक, तो सेपियंस में तमाम ये सब चीज़ में जो आपको बताया वो है, और उसके चलते क्या होमो डियस बन रहा है अभी कि ये भगवान बन रहा है। तो उबर ओला का ड्राइवर भगवान उसको मान रहा है जिसके पास बहुत अपार इंडस्ट्रियल कैपिटल है। सिर्फ वो नहीं, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज का जो नेटवर्क है, वो सोचेगा मेरे पास वो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ शोषित हो रहा हूँ। समझ रहे ना। यानी कि जो उबर ओला जो ओन करते हैं वो क्लास नहीं, पूंजीपति वर्ग नहीं, हरारी कह रहे हैं, वो एक बायोलॉजिकल कास्ट जैसे बन गया। और हो सकता है कि जो उबर और ओला का ड्राइवर का जो स्पॉन्टेनियस कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं ना, उसका जो स्वतः स्फूर्त जो उसका एक उसका अनुभव से जो चेतना बनता है, वो भी शायद हरारी का ही जो बात है उसी को शायद वो अनुभव करता है। मतलब उसको हरारी जानने का, हरारी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। वो स्वतः जो उसका अनुभूति होता है, उसका जो चेतना निकलता है, वो भी शायद वही सोच रहा होगा कि देखिए ये तो ऐसे सुपीरियर लोग हैं चूँकि इनके पास नॉलेज हाई है। मतलब एक नए ढंग का ब्राह्मण समझ लीजिए। हरारी एक नया ब्राह्मण क्लास का बात कर रहे हैं, जिसके लिए जैसे मैंने बताया हंगर गेम्स फिल्म में जो दिखाते हैं कि उनके लिए शोषण और दमन एक तरीके का एक मनोरंजन के लिए है। बस वो उस ढंग से निर्धारित नहीं है जैसे पूंजीपति वर्ग पारंपरिक ढंग से मजदूर वर्ग पे निर्धारित आश्रित था। और उसी ढंग से जो हम बोल रहे थे कि फैक्ट्री के अंदर में हमारा मजदूर साथी जो 10 साल से काम कर रहे हैं, उनको भी लगता है कि परमानेंट के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारा यूनियन लड़ रहा है, लेकिन लड़ते हुए भी हमें ये भी पता है कि असल में कंपनी मुझे देगा क्यों। क्योंकि पहले ये होता था कि भाई ऐसे भी काम होते थे कंपनी में जो जिसके लिए परमानेंट इवन कंपनी प्रेफर करता था, क्योंकि उसमें कुछ स्किल्स चाहिए था कि आप 5 साल 10 साल काम कर रहे हो तो वो काम आप बढ़िया कर पाओगे। अभी भी ऐसा बहुत सारे काम हैं, तो इसलिए परमानेंट वर्कर का जो औचित्य अभी भी बहुत जगह है और होगा और रहेगा भी शायद। लेकिन जिस तरफ अग्रसर हो रहा है, पूरा ट्रेंड जिस तरफ जा रहा है, उसका हम बात कर रहे हैं। और यानी कि हरारी ये बात कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं फांसीवाद, मुझे लगता है ये है फांसीवाद। यानी कि हाशिए पे जो लोग हैं, है ना, उनका ये हाल है जो हरारी साहब बता रहे हैं। तो ना हाशिए रहेंगे, ना पुराना सेंस का फांसीवाद रहेगा। मुझे लगता है कि एक नया ढंग का फांसीवाद आ रहा है जिसको हम हाशिए पे जो लोग हैं उनके ऊपर हमला, उनके ऊपर प्रहार वाला जो एक डायरेक्ट एक होता है ना कि एक मूर्त रूप से जो एक प्रहार होता है। जैसे गौरक्षक ने किसी मुसलमानों का हत्या कर दिया, या दंगाई हो गया, है ना, दंगा में आप क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ पे आपने हमला कर दिया, है ना, या आपने दिल्ली का जो सिटिंग मुख्यमंत्री है केजरीवाल को जेल में डाल दिया, या आपने सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके किसी को आपने जेल भेज दिया। सिर्फ इस ढंग से नहीं, बल्कि और इंटरनल और गहरा रूप से एक नया ढंग का एक फांसीवाद हम देखते हैं। जो पुराना वाला जो फांसीवाद है
है ना, उसके साथ रह रहा है, दोनों एक साथ है। लेकिन चूंकि ये नया वाला फांसीवाद या नया वाला पूंजी का जो चरित्र है जिससे ये नया वाला फांसीवाद निकल रहा है, सवाल तो पूंजी का ही है, देखिए असल में खेल, है ना। तो मुझे लगता है कि दोनों को अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए बात क्या है कि अभी भी पॉलिटिक्स का जो लैंग्वेज है ना, पॉलिटिक्स का जो लैंग्वेज है वो अभी भी पुराना वाला फांसीवाद का जो अनुभव है दुनिया में 1930-40 के दशक में दूसरा विश्व युद्ध के बाद जो हुआ, तो वहीं से तो पूरा इवन आपका मानव अधिकार, है ना, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स का जो दुनिया भर में जो डिस्कोर्स बना है, यूनाइटेड नेशंस, जिनेवा कन्वेंशन वगैरह, जो इंटरनेशनल जो जितने भी लीगल फ्रेमवर्क है ना, जिसके चलते यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह, और जो संविधान बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, इंडिया, यूएस, फ्रांस वगैरह वगैरह, इनके जो संविधान में भी जो निहित जो है जो मौलिक अधिकार का जो संरचना है, जो फ्रेमवर्क है, वो भी जो 1930 के दशक के फांसीवाद के जो अनुभव थे, है ना, जिसमें ऑफ कोर्स आपको पता ही है सोवियत संघ का बहुत बड़ा उसमें रोल था, उसके बाद ही बना है। तो आज के तारीख में पॉलिटिक्स का भी जो लैंग्वेज है ना, वो पुराना वाला जो फांसीवाद का जो नोशन है कि ये हाशिए पे जो लोग हैं उनके ऊपर प्रहार है ना, ये वाला डेफिनेशन से काम करता है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा जो रूलिंग पॉलिटिकल क्लास है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह बनते हैं, जो या इवन जो कमेंट्री करते हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो भी ये नया वाला जो फांसीवाद जो हरारी पॉइंट आउट कर रहा है, या जो पूंजीपति लोग अंदर ही अंदर जो बात कर रहे हैं आपस में, है ना, वो इन सब चीज़ों को बाहर आना नहीं देते। वो भी पुराना जो लैंग्वेज है, पुराना जो एक भाषा बना है ना, उसी पे ही आपको व्यस्त रखना चाहता है। उसमें भी एक साजिश है। अब साजिशी ढंग से तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप कह सकते हैं कि साजिश जैसा है। चूँकि पूंजी नहीं चाहता है कि आपको पूंजी का अग्रिम दस्ता का क्या ट्रेंड है, वो किस तरफ अग्रसर है, वो नहीं चाहता है कि आपको पता चले, है ना। तो इसलिए हमें ये सब को लेके सजग रहना चाहिए। और ख़ासकर मार्क्सवादी दृष्टिकोण से तो हमें पता ही है, जैसे, और ये जो हरारी कह रहा है वो मार्क्स के लेखों में, वो मैं जो कह रहा था पहले, जनरल इंटेलेक्ट का जो नोशन है उनके पास, है ना, मार्क्स ने जो, तो ये तो पूंजीवाद में ऐसा आएगा, या पूंजीवाद में ये जनरल इंटेलेक्ट की तरफ जो हरारी जो बायोलॉजिकल कास्ट और एक ग्लोबल यूजलेस क्लास बनेगा, है ना, ये, या जो सब मशीन में, या जो मार्क्स कहते थे ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल, जो उनका जो कॉन्सेप्ट था, है ना, उसमें जो वो कह रहे हैं कि भाई पूरा टेक्निकल नॉलेज पूरा ही मशीन में निहित होगा, और वर्कर बिल्कुल ही कूड़ा करकट जैसा हो जाएगा, कि सिस्टम को वर्कर का ज़रूरत ही नहीं है, वो शोषण भी नहीं करना चाहता है, या दमन भी नहीं करना चाहता है, या वो एक महज एक मनोरंजन ही रह जाएगा। ये तो मार्क्स में भी है। तो खासकर मार्क्सवादियों को ये समझना चाहिए, और सिस्टम का जो रियल नीड्स है ना, सिस्टम का जो असल में कहाँ सिस्टम का नब्ज है, सिस्टम का नब्ज आप नहीं पकड़ेंगे कि कहाँ है उसका मेन फोकल पॉइंट्स, नोडल पॉइंट्स आज के तारीख में, तो फिर हम वहाँ मार सकते हैं। यानी कि आपको अगर परिवर्तन चाहते हैं आप, या यदि आप एक क्रांतिकारी पॉलिटिक्स चाहते हैं आप, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो पुराना जो लैंग्वेज है फांसीवाद वाला, वो आपको बता रहा है कि यहाँ आप प्रहार करो सिस्टम के ऊपर, यहाँ आप प्रहार करो बड़े पूंजी के ऊपर, है ना। लेकिन वो गलत हो सकता है, क्योंकि सिस्टम आपको समझने नहीं दे रहा है कि असल में उसका वीक पॉइंट कहाँ है, वो छुपा के रखा है। इसलिए भी हमें ये हरारी
ये बाकी जो तमाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डावोस में जो बैठते हैं, इनका जो असल क्या चल रहा है इनके अंदर में, या जो इवन हम हमारे इर्द गिर्द हमारे फैक्ट्रियोज में हमारे समाज में जो पूंजी का जो असर है, हम खुद अनुभव करके भी हम इसको समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको हरारी ही चाहिए कि हरारी बताए तभी समझ में आएगा। बस ये है कि हरारी का सुन रहे हैं तो लगता है ना, लिसनिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो ये आप जो उसी के मुंह से आप सुनना चाहते हैं, जो बड़े पूंजी का प्रतिनिधि है उसी के मुंह से, तो उसका एक अलग महत्व है।